हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने लाइव क्लास को स्टार्ट कर चुका है। देखिए, मेरा काफ़ी दिनों से तबीयत खराब था, जिसकी वजह से मैं इस चैनल को लगभग वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं सामने आकर पढ़ाने के काबिल नहीं था। बहुत से खांसी आ रहे थे और बहुत से प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होता है पढ़ाने में। इसलिए इस चैनल पे वीडियो अपलोड होना बंद हो गया था। लेकिन आप लोगों का पढ़ाई ना रुके, इसलिए हमने लाइव क्लास को कंटिन्यू रखा था कुछ दिनों के गैप के बाद। जैसे ही मेरा तबियत सही हो गया तो मैंने लाइव क्लास को क्या किया था, कंटिन्यू कर दिया था, ताकि आप लोगों की पढ़ाई कभी भी ना रुके। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों का एक बार भी ऐसा समय ना हो कि एजुकेशन आपका रुक जाए। लॉकडाउन में जब हमने आपकी पढ़ाई को स्टार्ट रखने की कोशिश किया है, तो अभी कैसे मैं रोक सकता हूं। इसीलिए वीडियो बनते रहे थे, लाइव क्लास चलते रहे थे। अगर कुछ बच्चे लाइव क्लास नहीं करते तो उनको मैं टाइम टेबल बता देता हूं लाइव क्लास का क्या है, ताकि आप लोग भी कर सकें। लाइव क्लास जो है मंडे टू सैटरडे पूरा चलता है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे चलता है, जिसमें हम लोग का मंडे से थर्सडे तक अकाउंट्स का क्लास चलता है। फिर उसके बाद फ्राइडे को हमारा जो है वो बीओ चलता है, और उसके बाद सैटरडे जो है वो हमारा क्या होता है, बैंकिंग का क्लास होता है, ठीक है। बैंकिंग का क्लास होता है। इन क्लास में की टाइमिंग जो है वो हमेशा मैं लाइव क्लास जो है 8 बजे आता हूँ। लाइव क्लास पर मैं 8 बजे आता हूँ। 8 बजे आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गया, समझ में आया लाइव क्लास कैसे चलता है, इस तरह से, ताकि आप लोग भी लाइव क्लास को देख सकें। बहुत से बच्चे अभी भी लाइव क्लास पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है। अब बात करते हैं, हम जो टॉपिक छोड़े थे आपको वीडियो बनाते समय, हमने जहां पर ब्रेक लगाया था, जिसके बाद से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, वो टॉपिक हमने छोड़ा था पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मैंने रिटायरमेंट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, और उसके लगभग सारे फंडामेंटल्स, थ्योरीज और प्रैक्टिकल के 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आज जो है उसी के जस्ट बाद की वीडियो बनने जा रही है, और ये अब चलने वाला है। तो अभी जो है हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको समझना है। इस क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वाली सारे के सारे बातों को सीखना है, और साथ ही साथ रिवॉल्यूशन अकाउंट और जिस तरह से सारी चीजें बनता है वो सब चीजें। अभी जो है रिजर्व्स और ये सारी एंट्रीज इस वाले वीडियो में, इस चैप्टर में हमें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि तरीका सेम है। जैसे आप लोगों को एडमिशन में सिखाया गया था, रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी कोई संचय होता है, अवितरित लाभांश होता है, इन सब का अगर कोई बचा हुआ पोर्शन होता है हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी दायित्व पक्ष में, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या करते हैं, क्या कर देते हैं एडमिशन के समय, उनको पुराने साझेदारों में, पुराने रेशियो में बांट देते थे। यहाँ भी वही करना है, लेकिन यहाँ पे पुराने साझेदार कौन होंगे, सारे के सारे। रिटायरमेंट चैप्टर में एक पार्टनर जाता है तो पुराने तो सब होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर उन सारी चीजों को सभी में बांटना है। और किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। बात समझे? तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को ये बातें समझाने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन जो होगा आपके बोर्ड पे लगेगा, जैसे हमेशा लगता है, हमारे साथ साथ आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। हमारी बुक जो है SM शुक्ला राइटर की बुक है, पेज नंबर उसमें 149 है। मेरे बुक में, आप लोग के बुक में कोई भी होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। साथ साथ देखेंगे आपके बोर्ड पे भी लगेगा। अगर SM शुक्ला की बुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने बुक से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, लेकिन मेथड और रूल्स सारे के सारे सेम होंगे ना, तो पढ़ने में आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस बात की मैं अपनी पर्सनल गारंटी आपको देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? M, N और O 3:2:1 के अनुपात समानुपात में लाभों और हानियों का विभाजन करते हुए साझेदारी में हैं। यानी 3 साझेदार हैं, M है, N है और O है, 3:2:1 के लाभालाभ अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को N फर्म से अवकाश ग्रहण लेता है। N जो है फर्म छोड़ के जा रहा है, जाने वाला पर्सन कौन है? N फर्म छोड़ के जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसका चिट्ठा दिया होता। कैसे चिट्ठा था? पूंजी और दायित्व, जिसमें व्यापारिक लेनदार थे हमारे 3000, देय विपत्र 4500, देय व्यय 4500, संचय कोष 13500, पूंजी खाते दिया है 15,000 तीनों का, यानी M का भी 15,000, N का भी 15,000, O का भी 15,000। इस तरह से पूंजी खाते दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद संपत्ति और जायदाद पक्ष में हमारा है नगद हाथ में 1500, बैंक में नगद 7,500, देनदार 15,000, रहतिया 12,000, कारखाना भवन 22,500, मशीनरी 8,000 और खुदरा औजार 4,000। ये हमारे क्या एसेट साइड में दिए हुए चीजें हैं। इसमें क्या बताएं, शर्तें थी। क्या शर्तें थी? अवकाश ग्रहण जो कर रहा है उसकी जो शर्तें थी, उनकी क्या शर्तें थी? तो फर्म की ख्याति 13,500 रुपए की मूल्यांकित की गई थी। फर्म की ख्याति दिया है कितना? 13,500।
ठीक। इसके बाद बोला है देय व्यय को घटाकर 3750 कर देना है। 600 रुपए के अलिखित दायित्व का नगद भुगतान दे दिया था, ये समझिएगा 600 रुपए का अलिखित दायित्व का नगद भुगतान कर दिया था। यहां पर इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कोई दायित्व इस तरह का नहीं था जिसका ये 600 का भुगतान किया गया, तो ये इफेक्ट दो जगह डालेगा। एक हमारा रिवैल्यूएशन में डालेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के तौर पे, और दूसरा इफेक्ट कहां डालेगा, कैश में, क्योंकि इनका नगद भुगतान हो रहा है ना, तो कैश में भी इसका इफेक्ट जाएगा, कैश के वैल्यू को डाउन करेगा। दो जगह जाएगा इसका। फिर उसके बाद मशीनरी और खुदरा औजारों का मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम मूल्यांकित किया गया जाना है। कारखाना भवन को 24,300 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया जाना है। कारखाना की बिल्डिंग जो है उसको 24,300 में होगा, और मशीन और खुदरा औजार पे डिप्रिसिएशन है 10% का। आगे बोल रहे हैं लाभ हानि समायोजन खाता, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। साझेदारों के पूंजी खाता, रोकड़ खाता और एन के अवकाश लेने के बाद चिट्ठा बनाइए। हमें 4 चीज बनाना है। कौन कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट क्यों बनाना है, इसका रीजन ये है कि इसमें कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कैश में इफेक्ट पड़ेगा तो हमने आपको पहले भी समझाया एडमिशन वाले चैप्टर में भी कि अगर कैश पे फर्क पड़ता है तो आप उसको वर्किंग नोट में ना दिखा करके बल्कि कैश अकाउंट बनाकर दिखाएंगे, इससे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि कैश अकाउंट भी बनेगा जब भी कैश पे इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर किस लिए बन रहा है, क्योंकि वो 600 रुपये का जो पेमेंट हो रहा है ना, इसीलिए कैश अकाउंट बन रहा है, क्योंकि फर्क पड़ने वाला है। और उसके बाद बोला चिट्ठा बनाइए, तो हमें 4 चीजें बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए फॉर्मेट हम लोग हमेशा पूरा अच्छे तरीके से बनाते हैं। हर बार हमने बताया आप लोगों को फॉर्मेट में कोई कंजूसी नहीं करना, चाहे आप रफ में बनाएं फेयर में बनाएं। देखिए अब टाइम एग्जाम में ज्यादा नहीं बचा है, तो रफ में भी आप ऐसे वर्क कीजिए जैसे आप फेयर में करते हैं, तभी प्रैक्टिस होगा अच्छा से और एग्जाम में आप सही तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो रफ करने का आदत पड़ेगा ना, तो एग्जाम में भी आप फेयर करते समय बहुत ज्यादा समय लेंगे। रफ में इतना प्रैक्टिस किया गंदा करने का, एकदम अंडमंड तरीके से करने का, कि एग्जाम में करते करते बहुत ज्यादा दिमाग को इस बात पे ध्यान देना पड़ जाएगा कि आपको क्या करना है, बहुत बकायदा है। तो आपको याद की हुई चीजें ज्यादा देर तक याद करने में दिक्कत करेगा और कंफ्यूजन की वजह से आप भूलेंगे। इसलिए याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अब ये मत सोचिए कि अब हम पढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिस का समय आ चुका है। तो आप जब भी प्रैक्टिस कीजिए, रफ में ही क्यों ना कीजिए, लेकिन तरीका करना है फेयर के जैसा, ताकि आपका हाथ जो है और दिमाग का जो है वो तालमेल बने फेयर करने का, ना कि रफ करने का। और एग्जाम में आप जाएं तो आपको केवल और केवल आपका दिमाग किस पे रहना चाहिए, किस चीजों को याद रखने के लिए, ये नहीं कि आपको मेंटेन रखने के लिए कॉपी मेंटेन का प्रैक्टिस आपको रहेगा। इसीलिए फेयर प्रैक्टिस कीजिए, बात समझे। रफ में भी कीजिए तो फेयर प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो टर्म्स हैं वो डालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पहले भी बताया क्या चीजें जाता है। अगर प्रॉफिट होता है संपत्ति और दायित्वों के बढ़ने घटने से, अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में जाता है, और संपत्ति और दायित्वों के घटने बढ़ने से अगर हमारा लॉस होता है तो डेबिट में जाता है। तो कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है ये हम शुरू से बता चुके हैं। अगर हमारा एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट है, लायबिलिटीज घटता है तो प्रॉफिट है। अगर हमारा एसेट्स घटता है तो लॉस है, लायबिलिटीज बढ़ता है तो लॉस है। तो यहां पर हमारे कैसे ऐसे टर्म्स में क्या क्या दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ख्याति के बारे में है कि ख्याति का मूल्य 13,500 रुपये आका गया, तो ख्याति हमारा इसमें नहीं जाता है, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है देय व्यय को घटाकर 3,750 कर देना है। देय व्यय हमारा पहले से क्वेश्चन में था। लायबिलिटी साइड में देखेंगे हम लोग, बुक उठा लेते हैं हम, लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो देय व्यय दिया है हमारा 4,500। हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था, देय व्यय दिया है 4,500 और उसको घटाकर कितना कर देना है, तो उसको घटाकर कर दिया 3,750। 3,750 घटाकर कर दिया है। तो कितना घटा, लायबिलिटीज घटेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमने बताया ना लायबिलिटीज कम होता है प्रॉफिट होगा। तो इस साइड हम उसको लिखेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देय व्यय कितना घट रहा है, तो देखेंगे हम कितना घट रहा है, 750 घट रहा है। तो 750 हमारा इस साइड जाएगा, ठीक है, बात समझे, 750 इस साइड चला गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है 600 रुपये अलिखित दायित्व का नगद भुगतान कर देना है। अलिखित दायित्व, पहले बुक में वो दायित्व नहीं है, अभी 600 रुपये का आया उसका भुगतान कर देना है। तो एक प्रकार से देखा जाए पहले नहीं था अभी दायित्व है, तो दायित्व क्या हुआ, 0 से बढ़ गया ना, तो बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा अलिखित दायित्व किस साइड जाता है, इस साइड जाता है, हमने लिखवाया है। तो लिखेंगे टू कैश करके, पेमेंट हो रहा है ना टू कैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अलिखित दायित्व का भुगतान हो रहा है कितने का, 600 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। दो जगह इफेक्ट डालेगा, एक कहाँ यहाँ डालेगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट में डालेगा, हमने बताया था। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद हमारा कितना है, मशीनरी और खुदरा औजारों का मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम करना है। दोनों एसेट है और दोनों कम हो रहा है तो किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी का भी मूल्य 10% से कम करना है और खुदरा औजार को हम कहते हैं सन्ड्री टूल्स, तो टू सन्ड्री टूल्स ये भी 10% से कम हो रहा है तो ये भी हमारा इस साइड जाएगा। अमाउंट कितना जाएगा, मशीनरी था 8000 का 10% कर दिए तो 800, और खुदरा औजार हमारा 4000 था उसका 10% कर दिए तो 400, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में बोला क्या है, इसके बाद क्वेश्चन में बोला कारखाना भवन का मूल्य जो है पुनर्मूल्यांकन हुआ 24,300, 24,300 का हो गया हमारा बिल्डिंग, ठीक है। और उसका पहले का प्राइस कितना था, पहले का प्राइस कारखाना भवन का 22,500, 22,500 का था, 24,300 हो गया तो क्या हुआ, बढ़ा ना, तो बढ़ा तो हमारा संपत्ति बढ़ेगा तो क्या होगा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया, संपत्ति बढ़ा, संपत्ति बढ़ा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा पता चल गया कि हम लोग इस साइड लिखेंगे बाई, और कारखाना भवन है तो हम जो नाम दिया उसी नाम से एंट्री करेंगे, अपने मन से केवल बिल्डिंग नहीं लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा बाई फैक्ट्री बिल्डिंग, बाई फैक्ट्री बिल्डिंग कितने रुपए का है, तो हमारा हो गया, बढ़ा है, कितना बढ़ा है देख लेते हैं डिफरेंस निकाल करके, तो 800, ठीक है, और यहाँ पर 1 हुआ तो 1 3 में से 1 गया 1800, 1800, ठीक है, समझ में आया। 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 1800, 1800 रुपए का मूल्य बढ़ा। क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में इस तरह के और कोई भी बात नहीं दिया तो हमारा ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने टर्म से जाने वाले वो सारे के सारी चीज लिख लिए, समझ में आया। अब देखिए अब क्या करते हैं, जोड़ घटाना करके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो क्रेडिट में ऐड करेंगे तो हमारा 18,7 कितना था, 7,5 8 7 15 यानी 2550, ये क्रेडिट का आइटम हो गया, ठीक है। डेबिट में 6 4 10 8 1800, 1800 हमारा हो गया डेबिट में। तो क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है तो माइनस कर लेंगे तो आ गया 0 5 7, 750 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये 750 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं हम लोग। प्रॉफिट को बांटने के लिए तो हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। एक लोग तो है नहीं इसलिए अकाउंट्स लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन है, एम है, एन है और ओ है। प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा है, किस रेशियो में बांटना है, 3-2-1 में। तो हम लोग 750 को 3-2-1 में बांटेंगे। हम यहीं पे रफ कर देते हैं, आप लोग भी चाहे तो एग्जाम में इस तरह भी शो कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग से बांट के दिखाएं वर्किंग मोड में और सीधे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो 750 में इसका कितना हिस्सा है, 3-2-1 यानी 3/6, ठीक है। इसका 750 में कितना हिस्सा है, तो इसका 750 में 2/6 और इसका 750 में कितना हिस्सा है, तो इसका 750 में 1/6 है। कट कर देते हैं, 3 दूना के 6 और 2 से इसको कट के 2 तिहाई 6, 2 7 14, कितना हो गया 375। ये m का हो गया, इसको कट कर दिया 3 बार में, 3 से इसको कट किया, 3 दूना के 6, 3 5 15, तो इसका कितना हो गया 250। और इसको 6 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 35, यानी इसका कितना हो गया 125। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ये इन तीनों में एम एन ओ का प्रॉफिट हो गया और हमारा टोटल था 750 प्रॉफिट इधर हो गया। और फिर हम टोटल करके इसको बंद कर लिए, रिवैल्यूएशन कितने में बंद होगा, जो अधिक वाला था 2250, 2250 में हमारा कंप्लीट, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं फास्ट, समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो इस क्वेश्चन में दिया था हमारा देय व्यय था, उसको घटाकर 3750 कर दिया गया। देय व्यय 4500 का 3750 कर दिया, कितना घटा, 750 घटा। देय व्यय होता है लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज का वैल्यू डाउन होना मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐसे ही सेट गया। लिखें बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना कम हुआ, 750 कम हुआ, क्योंकि 3750 घटा के किया था कहां से, 4500 से, तो कितने की कमी हुई, 750 की कमी, वो चला गया। उसके बाद है 600 रुपए का अलिखित दायित्व का नगद भुगतान था, जो नहीं था लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी आया, लायबिलिटी था नहीं अभी लायबिलिटी है, इसलिए हमारा इधर चला गया। टू कैश अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 600, कैश इसलिए किए क्योंकि इसका पेमेंट हुआ। अगर पेमेंट नहीं हो रहा था तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 600 रुपया जाता, और यही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता अलग से। बात समझे, यहां पर उसका भुगतान हुआ इसलिए कैश नाम से गया, समझे। और भुगतान नहीं हुआ रहता तो सीधे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाम से 600 जाता और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अलग से जाता। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन में बोला है कि मशीनरी और इन खुदरा औजार का मूल्य कम हुआ है, तो टू मशीनरी, संपत्ति कम हो रहा है इसलिए इधर
टू सन्ड्री टूल, ये भी संपत्ति कम हो रहा है इधर, और कितना 10% तो 8,000 का 10% 800 और 4,000 का 10% 400 हो गया। फिर इसके बाद बोला कारखाना भवन 24,300 हो गया, कारखाना भवन 22,500 का वैल्यू था, 24,300 हो गया, तो बढ़ गया, कितना बढ़ा 1,800, संपत्ति बढ़ा, प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम लोग क्रेडिट में लिखे बाई फैक्ट्री बिल्डिंग 1,800, ये हो गया। फिर जोड़ घटाना के प्रॉफिट आया, उधर 2250, इधर हमारा 1,800, माइनस के तो 750 का प्रॉफिट आया, 750 का प्रॉफिट को रेशियो में बांटे तो ये पोर्शन आया और हमने टोटल कर दिया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग किस पे, तो हम लोग को क्या बनाना है इसके बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है, आप लोग को पता है फॉर्मेट कैसे होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालते हैं और जितने पार्टनर होते हैं उतने अमाउंट का हमारा कॉलम होता है दोनों साइड, और पर्टिकुलर्स होता है, ये हमारा होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या चीजें जाता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट को ध्यान रखते हैं, और बैलेंस शीट के जितने आइटम हमारा इसमें जाने वाला था उन सब चीजों को लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जो हमारा पूंजी का पुराना शेष दिया है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितने रुपए हैं, तो बाई बैलेंस बीडी 15,000 सबका है, तो लिखेंगे 15,000 और 15,000, ये तीनों का 15,000 है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा इसमें बैलेंस शीट में दिया है संचय कोष। संचय कोष जो है वो हमारा क्या है, हमने बताया था रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जैसा कोई भी आइटम होता है उनको साझेदारों में, सभी साझेदारों में, क्योंकि यहाँ पे पुराने सब हैं तो सभी साझेदारों में क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो रिजर्व कोष यहाँ पे दिया है, तो जिसको हम लोग कहते हैं संचय कोष, तो रिजर्व फंड इसको इंग्लिश में कहेंगे, रिजर्व फंड, और कितना रुपए है हमारा 13,500। तो हम यहाँ पर आपको रफ दिखा देते हैं 13,500 को कैसे बांटना है, बराबर बराबर नहीं, जो भी रेशियो है पुराने रेशियो बराबर नहीं, 13,500 को पुराने रेशियो में बांटना है, कितना 3/6, और फिर 13,500 का कितना 2/6, और 13,500 का कितना 1/6, ये बटेगा, ये M, ये N और ये O, इस प्रकार से बांटेंगे। तो पहले हम 6 से काट लेते हैं, 6 दूना 12, 1 और 5, 6 दूना 12, ठीक है, 3 और 5, 3 और 0, 6 5 30 और 0 2250, O के लिए 2250 हो जाएगा, O के लिए कितना होगा 2250, इसका ही दुगना जाएगा N में, यानी इसका जस्ट दुगना, 2 दूना 4 और तो उसका 500, 4,500, और 3 गुना जाएगा इसमें, यानी 2 तिहाई 6 और 750, 6,750, इस प्रकार से जाएगा। तो रिजर्व कोष जो है M में जाएगा 6,750, O में N में जाएगा 4,500 और O में जाएगा 2,250, ये चीजें जाएगा, समझिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, रिजर्व कोष जो दिया बैलेंस शीट में वो हमारा क्या है, बटने वाला आइटम है ना। लायबिलिटीज में कितनी चीजें बढ़ता है, कोई भी संचय या कोई भी कोष होगा वो बटेगा, ठीक है, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, बात समझे, का वो हो गया, वो जाएगा, सारे के सारे इसमें बढ़ते हैं। किस रेशियो में बढ़ते हैं, तो हमारे पुराने अनुपात में बढ़ते हैं। किस में बढ़ते हैं, तो सभी साझेदारों में बढ़ते हैं। एसेट्स में क्या चीजें बढ़ता है, तो एसेट्स में हमारा, अच्छा उसमें लायबिलिटीज में लाभ हानि खाता रहेगा, वो भी बढ़ेगा, लाभ हानि खाता अगर लिखा है लायबिलिटी साइड में वो भी बढ़ेगा। एसेट्स में हमारे कितनी चीजें बढ़ते हैं, तो एसेट्स में हमारा बढ़ता है ख्याति लाभ हानि खाता, यही यूपी बोर्ड में मिलता है। अगर विज्ञापन का खर्च होता है तो वो भी बढ़ता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे होता है तो वो भी बढ़ता है। तो इतने आइटम हमारे बढ़ते हैं, ठीक है, बात समझे। तो ये हो गया। अब इनको हम इरेज कर देते हैं, नीचे वाले रफ को इनको हम इरेज कर देते हैं। तो ये दोनों आइटम हमारे लायबिलिटीज में दिए थे। और लायबिलिटीज में क्या दिया है, तो अब देखेंगे, तो अब लायबिलिटीज में हमारा ऐसा कोई आइटम नहीं है जो इसमें जा सके, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं है। इसके बाद हमारा एसेट्स में हमने पढ़े, तो एसेट्स में जो जो हमने बताया वो भी नहीं है, बात समझे। तो यहाँ तक कुछ नहीं है, तो हमारा ये कंप्लीट। अब जो और क्या चीजें जा सकता है, तो इसमें हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था वो डालेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है वो डालेंगे। कितना प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट है 375, 250 और 125, ये हमारा प्रॉफिट चला गया रिवैल्यूएशन का, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट चला गया कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लगभग सारी चीजें चला गया। अब केवल एक चीज डालना है, वो क्या है, फर्म की ख्याति के लिए जो बोला है, फर्म की ख्याति 13,500 है। तो पार्टनर्स कैपिटल में रिटायरमेंट के टाइम ख्याति का किस प्रकार से लेखा होता है, तो हमने जनरल एंट्री आप लोग को बताया था क्या, कि जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है, सेक्रीफाइस करने वाला क्रेडिट होता है। और इस तरह से इस चैप्टर के थीम पे आप ये समझ सकते हैं कि जाने वाला साझेदार जो रिटायर हो रहा है वो जा रहा है तो वो अपनी ख्याति लेके जाएगा, यानी उसको ख्याति मिलेगा, और जो बचे हुए साझेदार वो क्या करेंगे, वो ख्याति देंगे, ठीक है।
तो जो पैसा देते हैं उनका कैपिटल डाउन होता है, कम होता है, यानी हमारा जो होता है रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, वो डेबिट होता है। जब कैपिटल डाउन होता है तो उनका कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने एंट्री पहले भी समझाया है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कौन रिमेनिंग है तो यहाँ पे रिमेनिंग कौन है, एम है और एन है, इन दोनों का कैपिटल डेबिट होगा, एम और ओ, सॉरी एन तो रिटायर हो रहा है, एम और ओ है और रिटायर कौन हो रहा है, एन है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री बनेगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा, तो अमाउंट निकालना सीखेंगे। हमारा जो ख्याति है वो 13,500 रुपए का है, ख्याति जो है वो 13,500 रुपए का है। ख्याति कितना है, 13,500 रुपए का। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो साझेदार जा रहा है यानी एन का शेयर निकालेंगे। एन हमारा कितना हिस्सा है, तो एन का हिस्सा है 2/6। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/6, तो हमारा आ जाएगा 4,500। ये हमारा आ जाएगा काटने में, 13,500 का 2/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,500। यानी ये 4,500 एन को मिलना है, 4,500 एन को मिलना है। तो एन के क्रेडिट में 4,500 जाना चाहिए, लेकिन उसको देगा कौन, कितना देगा, एम कितना देगा, ओ कितना देगा, तो वो उन पे डिपेंड करता है, उनके गेनिंग रेशियो पे। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, जब हमारा केस पहला होता है तो ऐसे कंडीशन में, जैसे ये पुराना रेशियो 3:2:1, जो जाता है उसको हटा देते हैं तो बचा हुआ अनुपात हमारा क्या होता है, नया रेशियो होता है 3:1, और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होता है 3:1। यानी इस 3:1 में क्या होगा, 3:1 में ये देंगे एम और ओ, तो इसका हम निकालते हैं 3/4 और 1/4। तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और फिर कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 5 20, 1,125 रुपया ओ के लिए है, और इसका 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 3,375 रुपया किसके लिए होगा, एम के लिए होगा। ये जो हो गया ओ के लिए होगा, और 3,375 जो है वो किसके लिए होगा, एम के लिए होगा। ये बात क्लियर हुआ। हम यहाँ पे वर्किंग नोट आपको इसलिए करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर सॉल्व करके रखे हैं और आराम से कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना। आपके साथ हम समझा रहे हैं, आप एकदम मेरे साथ एकदम पढ़ रहे हैं, तभी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, तभी कनेक्शन बनेगा हमारा और आपका। वरना अगर हम केवल क्वेश्चन को साफ साफ लिख दे तो ऐसे कोई मतलब नहीं है, वो तो रटा रटाया बात हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम एट द मतलब सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे हम आपको कर भी रहे हैं क्वेश्चन और समझा भी रहे हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए कि वर्किंग नोट भी किस प्रकार से हो रहा है। कैलकुलेटर लेके हम केवल अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके अगर रख देंगे तो आपको वो नहीं समझ में आने वाला। आपको कैलकुलेशन मेरे अपने आंख के सामने यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाला। ये बात हो गया, तो क्लियर। तो ये एंट्री कैसे होता है, तो इसके हिसाब से एंट्री होता है। ये जो जनरल एंट्री है, कौन क्रेडिट है, एन का कैपिटल क्रेडिट है, तो हमारा क्रेडिट हो रहा है एन का कैपिटल किसके वजह से, एम के वजह से, तो लिखेंगे बाई एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर लिखेंगे बाई एन की वजह से भी हो रहा है तो बाई एन्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा हुआ, ठीक है। अकाउंट अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो अकाउंट अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिटा ही देते हैं क्योंकि एक जगह नहीं है तो क्या जरूरत है, ठीक है। ये हो गया। अमाउंट कैसे जगह, तो एम कितना दे रहा है, एम दे रहा है 3,375, तो एम दे रहा है लेकिन किसको दे रहा है, एन को दे रहा है, तो एन के साइड में जाएगा 3,375, लेकिन किस वाले के लिए, एम के लिए। और एन कितना दे रहा है, एन दे रहा है 1,125, तो 1,125 जाएगा हमारा एन के सामने, लेकिन सॉरी ओ यहाँ पे होगा, बार बार हम एन लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओ कैपिटल होगा और किस कॉलम में जाएगा, एन के कॉलम में जाएगा। बात समझिए, देखिए ओ है ना, बार बार ओ एम लिख दे रहे हैं, एम के बाद एन आता है तो बार बार एन ही आ जा रहा है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि अगर कंफ्यूजन आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस डाला, फिर रिजर्व फंड जो है उसे हमने पुराने अनुपात में बांटा। याद रखिए, पुराना चीज पुराने अनुपात में बढ़ता है, सभी अनुपातों में, सभी साझेदारों में बढ़ेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको हमने डाला जो बटाया था, ठीक है। फिर गुडविल का लेखा कर रहे हैं इस एंट्री के हिसाब से, निकाले कैसे, जितना ख्याति है उसमें जाने वाले साझेदार यानी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालें, जो 4,500 आया, उस शेयर को गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटें किसके अंदर, जो बचे हुए साझेदार रिमेनिंग वाले हैं, तो रिमेनिंग वाला हमारा एम है और ओ है, तो बटा इन लोग के हिसाब से। और फिर एंट्री किया किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट था, एन क्रेडिट था, इसलिए एन के क्रेडिट में किसके वजह से क्रेडिट था, एम की वजह से, ओ की वजह से, कितना अमाउंट, इतना अमाउंट जो निकाल लिया। अब जब वो क्रेडिट है तो हमने लिखा, तो डेबिट भी तो ये लोग हैं,
ये लोग डेबिट है और किसके वजह से नहीं है, एक अकेला एन की वजह से। तो लिखेंगे टू एन्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल और एम कितना 3375 और ओ कितना 1125, ये क्रेडिट हुआ, समझे, ये क्रेडिट हुआ। बात क्लियर। अब इस क्वेश्चन में और कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको इसमें डाला जाए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब समझना ये है, और हम पहले भी आप लोग को क्वेश्चन क्योंकि पढ़ा चुके हैं तो आप लोग जानते हैं रिटायरमेंट में क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो बैलेंसिंग करना है, लेकिन रिटायरमेंट में सबसे पहले बैलेंस किसका निकालते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का, यानी एन जो रिटायर होना है ना, तो सबसे पहले इसी का बैलेंस निकलेगा। और इसका बैलेंस कैसे निकलता है, किस नाम से जाता है, तो इसका बैलेंस जाता है, अगर पेमेंट हुआ है तो पेमेंट करेंगे तो हमारा बैलेंस होगा टू कैश टू बैंक, या जिस तरीके से पेमेंट है उसके हिसाब से, बात समझे। और अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो इसका बैलेंस जाता है उसी के नाम के लोन अकाउंट में, यानी यहाँ पर एन है और इस क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं किया है तो पेमेंट नहीं हुआ है। जब क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं होता है तो पेमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर एन का जो है बैलेंस वो किस में जाएगा, एन्स लोन अकाउंट में, ठीक है। तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं, फटाफट जोड़िए, आप लोग भी जोड़िए, कितना हो जाएगा, एन्स लोन अकाउंट, या छोड़िए अकाउंट कहीं नहीं लिखे तो नहीं लिखेंगे, एन्स लोन कितना बैलेंस आएगा, 15/4 19, 19/3 22, 19/3 22। अच्छा ये 4500 ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो 4500 4500 9000 हो गया, 9 15 9 24, 24,250 हो जाएगा, 24,250। ये हमारा क्या हो गया, इसका बैलेंस हो गया जो इसके लोन अकाउंट में जाएगा। हमने बताया ना रिटायरमेंट का, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस जो होता है, अगर पेमेंट होता है तो पेमेंट करेंगे, नहीं होता है तो उसके लोन अकाउंट में जाता है, इसलिए लोन अकाउंट में चला गया। अब बचे हुए साझेदार जो उनका बैलेंस निकलेगा, उनका हमारा बैलेंस निकलेगा, तो बाई बैलेंस, अरे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी हमने किया, कितना जाएगा, टू बैलेंस सी डी कितना जाएगा, तो जोड़ते हैं और घटाते हैं, 375 3375, तो इसमें से 375 माइनस कर लेते हैं, 3000 इसमें से 3000 माइनस करते हैं, तो 15 3 18,750, फटाफट हमारा हो गया 18,750। फिर इसके बाद इधर 125, यहाँ का 125 माइनस कर लें, 1000 है इसमें से 1000 माइनस कर दें, 15 1 16,250, इसका हो गया 16,250। फटाफट हमने बैलेंसिंग भी कर लिया, ये हो गया हमारा। अब हमने टोटल कर दिया। अब कुछ बच्चे का कंफ्यूजन मन में आ सकता है कि सर किताब में आंसर कुछ और दिया है, किताब में आंसर कुछ और दिया है। तो देखिए हमने इस चैप्टर के आप लोगों को पता नहीं बताया है कि नहीं, लेकिन ये याद देखिए इस वाले केवल और केवल इस चैप्टर में थोड़ा मोड़ा आंसर का मिस्टेक है बुक में, केवल और केवल इस वाले चैप्टर में, ठीक है। और जो मिस्टेक है वही यही है कि इसका आंसर इसमें गलत दिया है, इसका आंसर गलत दिया, 18,750 ना दे करके क्या दिया हुआ है इसमें, तो इसमें दिया हुआ है 22,125, जो गलत है, 22,125 गलत है। आप देखेंगे आगे बैलेंस शीट वगैरह सब चीज सही सही चलेगा। बाकी देखिए सबका आंसर मिल रहा है, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर मिला है, बस इसका आंसर नहीं मिला है। तो ऐसा कोई आइटम नहीं जो इसमें केवल इसमें जा रहा है, तो ये सही है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन मत पालिएगा, बुक में आंसर गलत है। और एसएम शुक्ला की एक खासियत है कि बुक को बहुत कम ही रिवाइज करता है, उसमें जो भी बदलाव होता है बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम बदलाव होता है। एक आंसर गलत छप गया तो जिंदगी भर गलत ही छपते आता है, ठीक है। तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने को, अपने बुक में चेंज कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, अब टोटल करेंगे, कितना था जी, 15 6 21, 21,000 देख लेते हैं हमने टोटल किया है। चलिए आप लोग टोटल कर लीजिए, इसमें समय क्यों बर्बाद करें, ऐड तो कर ही सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया ना, नीचे कैसे जाएगा आप लोग को बता दे रहे हैं, नीचे क्या होगा, सबको ऐड करके बराबर बराबर कर लेंगे। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, सारा क्वेश्चन हम ही सॉल्व करें तो आप थोड़ा सा तो अपने से मेहनत कर ही सकते हैं ना, बात समझे। यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड बराबर कर लेंगे, आ जाएगा बराबर, जोड़ेंगे तो सेम टू सेम, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैश अकाउंट बनाना है। छोटा सा जगह पे कैश अकाउंट बहुत आराम से बन जाएगा, तो यहीं पे हम समझा दे रहते हैं आपको। बनना है अब कैश अकाउंट, केवल केवल एक आइटम कैश पे इफेक्ट डाल रहा है, बस उसी के लिए हमें कैश अकाउंट बना देना है। क्वेश्चन में बोल भी दिया कैश अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग बना देंगे। और हमने बताया था जब भी कैश पे इफेक्ट पड़ेगा तो कैश अकाउंट बनाना ही बनाना है, तो हम लोग भी कैश अकाउंट क्या करेंगे, फटाफट बना देते हैं। यहां भी फॉर्मेट पूरा डालेंगे,
देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस शीट से हम लोग कैश को उठाते हैं जो उसका बैलेंस होता है, और कैश क्योंकि संपत्ति है तो उसका बैलेंस डेबिट में जाएगा। कैपिटल हमारा लायबिलिटीज होता है इसलिए उसका बैलेंस कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ जाएगा, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। और कितना बैलेंस दिया है क्वेश्चन में 1500 दिया, 1500 हमने डाल दिया। क्या हुआ है, तो केवल और केवल हम लोग क्या किए हैं, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किए हैं। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है इसलिए इस साइड जाएगा, लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन। तो बाई रीवैल्यूएशन और ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसी का पेमेंट हुआ है। कितने रुपए का था, तो 600 का पेमेंट हुआ है। और बचा पैसा हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो वो लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कितना हुआ, 1500 में से 600 चला गया, कितना बचा 900, तो 900 हुआ। अब नए वाले बैलेंस शीट में यही 900 रुपये हमारा कैश में जाएगा। नए वाले बैलेंस शीट में हमारा कितना जाएगा, जो बैलेंस बचा है कितने का, 900 का, तो यही हमारा 900 नए वाले बैलेंस शीट में जाएगा। कंप्लीट, समझ में आ गया। तो फटाफट आप लोग नोट करते रहेंगे, वीडियो रोक के इरेज करने से पहले आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसको समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में नंबर हमेशा रहता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बता देंगे। हमारे बहुत जगह पे क्लास चलता है, फेसबुक में भी इसके सारे लाइव क्लास में कवर कराया जा चुका है और जगह जगह पे हो चुका है। तो आप लोगों को अगर कोई और डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन अपने बुक से पूछना है, तो वो सारे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करवाने लगिए सर, पूरा क्वेश्चन बताइए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं ना आपको। कोई टर्म्स में दिक्कत होगा तो वो सारे टर्म्स हम बता देंगे, आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और अगर टाइम रहेगा तो पूरा क्वेश्चन भी बता देंगे। तो ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, बैलेंस शीट लिखते हैं एज एट, उसके बाद डेट लिखते हैं जिस डेट पे बन रहा है। ये क्वेश्चन हमारा कब आ रहा है, जब रिटायरमेंट हो रहा है तभी बैलेंस शीट बन रहा है। तो रिटायरमेंट का डेट हमारा 1 अप्रैल 2016 है, तो 1 अप्रैल 2016 का ही हम डेट डालेंगे बैलेंस शीट का। और हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी रुपीज का सिंबल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि अमाउंट में हम लोग इंडियन है, तो इंडियन रुपीज का सिंबल यूज करेंगे। अमाउंट नहीं लिखना है। अगर अमाउंट कुछ बच्चे अभी भी लिखते हैं तो वो भूल जाइए अमाउंट लिखना। हम लोग के पास सिंबल आ चुका है, 2011 से आ चुका है, तो इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। अब अमाउंट नहीं लिखते, रुपीज का सिंबल डालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डालते हैं चीजें क्या क्या इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बहुत ही इजी टर्म है बैलेंस शीट बनाने का, बहुत ही आसान तरीका है बैलेंस शीट बनाने का। क्या करते हैं हम लोग कि पुराने बैलेंस शीट को देखते हैं और एडजस्टमेंट को देखते हैं। जो बदलाव है उस बदलाव को लिखेंगे और जो बदलाव नहीं है वो एज इट इट लिख देंगे, जैसे दिया है उस तरह से लिख देंगे। तो हमारा क्या है, व्यापारिक लेनदार है 3000, इसमें कोई बदलाव है तो नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स। और किताब में जो नाम रहता है उसी नाम का प्रयोग करते हैं, नाम खुद से नहीं बदलेंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स हमारा हो गया कितना, 3000। देय विपत्र हमारा 4500, तो लिखेंगे हम लोग बिल्स पेबल, इसमें भी कोई बदलाव नहीं तो हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। बिल्स पेबल कितना हो गया हमारा 4500, सेम टू सेम। पहले हम लोग लायबिलिटीज का साइड का कर रहे हैं। फिर इसके बाद देय व्यय पे हमारा बदलाव है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बदलाव है, तो उसका मूल्यांकन कम हुआ है, तो उसका मूल्यांकन हमारा देय व्यय जो है को घटाकर 3750 हो गया। तो डायरेक्ट उसका वैल्यू दिया तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू 3750 लिख देंगे। चाहे तो आप 4500 यहाँ लिख करके वैल्यू जितना डाउन है वो लिखने के बाद फिर यहाँ करें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका ये है कि जब सीधे सीधे वैल्यूएशन करके दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे वो वैल्यू डाल देंगे। जब एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट की बात होता है, परसेंटेज या वैल्यू दिया रहा है कि कितना बढ़ा कितना घटा, तब हम लोग वहाँ पे शो करते हैं। और सीधे वैल्यूएशन है तो सीधे हम लोग वो आइटम डाल देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। फिर उसका संचय कोष दिया है लेकिन वो तो बढ़ गया ना, वो खत्म हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल में जा चुका है, बढ़ गया, तो वो हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद हमारा सीधे पूंजी है, तो हम लोग सीधे पूंजी लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तब भी कोई बात नहीं, कैपिटल्स हो गया। तो कैपिटल अकाउंट्स हमारा कितना है, एम और ओ का बचा, एम और ओ, एन तो रिटायर हो चुका तो एन का कैपिटल नहीं बचा, एम और ओ का बचा है। और जो पार्टनर्स कैपिटल में जो कैपिटल आया था वही डालेंगे, तो हमारा है 18,750 और 16,250, 18,750 और 16,250 यहाँ पर गया। ठीक है, ये अमाउंट गया और दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा 35,000। ठीक है, 35,000 हो गया। फिर इसके बाद हमारा एन का जो है हमारा लोन,
एन का पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस लोन आया था ना, लोन भी तो लायबिलिटी होता है, उसका पेमेंट तो नहीं हुआ, पेमेंट होता तब यहाँ नहीं जाता, पेमेंट अभी करना बाकी है, इसलिए वो लायबिलिटी है एन्स लोन। और वो कितना आया था उसका बैलेंस, तो उसका बैलेंस हमारा निकाले थे हम लोग कितना, 24,250, 24,250 उसका बैलेंस आया था। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब हम लोग एसेट साइड में देखते हैं। यहाँ तो कंप्लीट एसेट साइड में कैश इन हैंड अब बदल चुका। पहले हमारा 1500 था, लेकिन अब कितना है 900, जो हमने कैश अकाउंट में बनाया। फिर उसके बाद हमारा कैश एट बैंक हमारा कुछ बदलाव नहीं है, जैसा था वैसा ही, कितना 7,500 जैसा था वैसा ही हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा देनदार पे कुछ भी नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, तो देनदार हमारा सेम टू सेम हम लोग डाल देंगे 15,000। अगर कुछ दिया रहता है उस हिसाब से चीजें करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, देनदार हो गया। देनदार के बाद रहतिया स्टॉक के बारे में भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो स्टॉक भी हमारा 12 का 12,000 पूरा चला गया। जिस पे कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही डाल देंगे, ठीक है, और जिस पे जो बदलाव उस बदलाव को शो करके। फिर उसके बाद कारखाना भवन, तो हम लोग का फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो बताया कि कारखाना भवन को 24,300 पे पुनर्मूल्यांकित किया। सीधे वैल्यू दिया है तो सीधे वैल्यू 24,300 डाल देंगे। अगर हमारा बढ़ना घटना बोलता है तो शो करते हैं, यहाँ पे सीधे वैल्यू दिया तो सीधे वैल्यू डाल दिए। कारखाना भवन हो गया। फिर मशीनरी हम लोग डालेंगे। अब देखिए मशीनरी पे बोला है कि 10% का ह्रास, इसलिए मशीनरी का वैल्यू ऐसे करके 8,000 यहाँ लिखेंगे और 10% का जो वैल्यू डाउन है डेप्रिसिएशन उसको हम लोग शो करेंगे। सीधे हम लोग 7,200 नहीं लिखेंगे, 800 माइनस करेंगे, फिर जाके 7,200 यहाँ पर इसको शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है कंप्लीट। फिर इसके बाद हमारा क्या है, खुदरा औजार सन्ड्री टूल्स, इसमें भी हमारा परसेंटेज दिया था तो हम लोग उसी तरीके से काम करें। सन्ड्री टूल्स का वैल्यू 4,000 हम क्या करेंगे, इधर करेंगे और फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कितने का ह्रास लगा था, 10% यानी 400 का, और हमारा माइनस होकर कितना 3,600 गया। ठीक है, और कुछ बचा है तो हमारे क्वेश्चन में और ऐसा कोई आइटम नहीं है जो इसमें जाएगा, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं जोड़ करके दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, बैलेंस शीट इक्वल आना नेसेसरी होता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग जोड़ते हैं कितना है, आ रहा है कि नहीं, और किताब में जो आंसर है वो है कि नहीं, क्योंकि किताब में हम लोग का एक आंसर गलत था ना, हमने किताब वाला एक आंसर बताया कि वो चीज़ गलत है। अब देखते हैं कि हम सही हैं कि नहीं, इसके लिए हमें इसको बैलेंस बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं 3,000 4,000, 4 3 7,000, 7 3 10,000, 10 और 35 45,000, 45 4 49 और 20 69,000 और 750 250 70,000 और ये 500 70,500 इधर आ गया, 70,500। ठीक है, 70,500 आ गया। इधर हम करते हैं 100 वाले को छोड़ देते हैं, 7,015 17 और 7 और 15 22,000, 22 2 24 24 10 34,000, 34 4 38 38 20 58,000, 58 7 65,000, 65 3 68,000, 68,000 हो गया। 68,000 हो गया हमारा 1000 वाला। अब 100 वाला आइटम को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, 68,000 हो गया 1000 वाला। 100 वाले आइटम में 900 5 9 5 1400, 14 3 1700, 17 2 1900, 19 6 19 और 6 2500, तो 2500 इसमें ऐड कर दें तो कितना हो गया 70,500। ये भी हमारा 70,500 हो गया। तो दोनों साइड हमारा 70,500 आया कि नहीं, दोनों साइड 70,500 आ गया। तो ये हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट। तो बस कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन।